नमस्कार दोस्तों, मैं राधिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर। यहाँ पर हम करने वाले हैं पशु परिचर की साइंस के लिए एक टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन और नियम। इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में सारे क्वेश्चन के आंसर लगा के आएंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को कर लीजिए बस। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। जब एक नींबू को पानी से भरे कांच के गिलास में रखा जाता है तो वह अपने वास्तविक साइज से बड़ा होता है। यह किस घटना के कारण है? प्रकाश का परावर्तन, विक्षेपण, अपवर्तन या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पहले तो सारे फिनोमिना आपको पता होने चाहिए कि ये है क्या। बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। परावर्तन में हम पढ़ते हैं दर्पण को। ठीक, तो देखो ये मान लीजिए कोई क्या है, परावर्तक पृष्ठ है जिसके एक साइड हमने क्या कर दी, पॉलिशिंग कर दी। अब जब कोई प्रकाश की किरण इस परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो ये पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो यहाँ पर ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। ये क्या है, अभिलंब। तो इसमें जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से क्या होती है, परावर्तित होती है। यानी कि परावर्तन में एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर किसकी, अपवर्तन की। अपवर्तन में हम पढ़ते हैं किसको, लेंस को। तो देखो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित होती है, उसको हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो देखो या तो अभिलंब की साइड झुक जाएगी या अभिलंब से दूर हटती है। कब अभिलंब की साइड झुकेगी, कब दूर हटेगी? तो देखो अगर मान लो सघन से विरल में जा रही है, सघन से अगर विरल में जा रही है तो विरल में क्या होगा, मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं तो इसकी चाल बढ़ जाएगी, यानी कि अभिलंब से दूर हटेगी। अगर विरल से सघन में जा रही है तो क्या होगा, तो देखो यहां पर सघन में मॉलिक्यूल पास पास होते तो इसकी चाल जो है वो धीमी पड़ जाती है, इसीलिए ये अभिलंब की साइड झुक जाती है। क्लियर, इसमें हम लेंस को पढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं किसकी, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की। तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है, देखो कोई श्वेत प्रकाश की किरण है, वो यहाँ पर प्रिज्म से गुजरती है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कौन से 7 कलर होते हैं, याद रखो, विबग्योर। तो देखो विबग्योर। ठीक, इसमें जो सबसे ज्यादा झुकता है वो कलर कौन सा है, बैंगनी यानी कि वॉयलेट, और सबसे कम झुकेगा वो है रेड। इसीलिए जो आपके खतरे के निशान है वो किसके बनाए जाते हैं, लाल रंग के बनाए जाते हैं। ठीक, अब देखो क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नींबू को अगर हम पानी से भरे ग्लास में रखते हैं तो देखो जब हम उसको देखते हैं ना तो वहां पे क्या हो रहा है, माध्यम परिवर्तित हो रहा है और ये फिर क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब के पास में झुकेगी, तो उसकी वजह से उसकी आभासी स्थिति हमें यहाँ पर नजर आती है। तो इसकी वजह से ही ये बड़ा दिखाई देता है साइज में। तो इसका क्या आंसर आएगा, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 2। किस रंग के प्रकाश की चाल कांच में न्यूनतम होती है, लाल, बैंगनी, नारंगी या हरा? तो देखो याद है हमें कलर कौन से, विबग्योर, विबग्योर। ठीक है, तो यहाँ पर या तो वॉयलेट कलर होगा या रेड कलर होगा, है ना। तो हमने यहाँ पर नारंगी कलर को और हरे कलर को हटा दिया। अब देखो आपसे कहा है कांच में न्यूनतम चाल किसकी होगी, तो न्यूनतम चाल जो है कांच के अंदर वो किसकी होगी, वॉयलेट कलर की होगी, यानी कि बैंगनी कलर की। आंसर आएगा अपना ऑप्शन ब। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 3। जब हम समतल दर्पण में देखते हैं तो अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसका क्या कारण है, अपवर्तन, ध्रुवण, विवर्तन या परावर्तन? तो देखो जब बात करते हैं दर्पण की तो दर्पण में हम किसको पढ़ते हैं, परावर्तन को पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते? तो आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा अपना, परावर्तन। देखो समतल दर्पण जो होता है उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये क्या है आपके यहाँ पर समतल दर्पण है। तो प्रतिबिंब जो है यहाँ पर कैसा बनेगा आपका, आभासी बनता है, सीधा बनता है। ठीक, और वस्तु के साइज के बराबर ही बनता है। क्लियर, आंसर आ जाएगा द। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 4। एक स्कूटर चालक
दूर की एक वस्तु की परछाई को अपने स्कूटर के पीछे से देखना चाहता है, उसको प्रयोग में लेना चाहिए। उत्तल दर्पण, समतल अवतल दर्पण, समतल दर्पण या अवतल दर्पण। तो देखो, अब स्कूटर चला रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि पीछे बार बार मुड़ के देखेंगे, तो उनको देखना है कि पीछे कोई गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, तो यहाँ पर साइड मिरर लगाएंगे और साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है किसका? उत्तल दर्पण का। तो जो प्रतिबिंब होता है फिर वहां पर कैसा बनता है? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, मान लीजिए कोई ट्रक आ रहा है, तो इतना बड़ा ट्रक होता है, क्या पूरा का पूरा प्रतिबिंब बनाएंगे क्या उसी के साइज के बराबर का? कैसे आएगा फिर उसमें? तो जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा? छोटा बनता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु किसी उत्तल लेंस के 2f1 पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? 2f1 और लेंस के मध्य, 2f2 और लेंस के मध्य, 2f2 पर या f2 पर। देखो, सबसे पहले उत्तल लेंस क्या है? लेंस क्या होते हैं? पारदर्शी माध्यम। दो जो आपके पारदर्शी माध्यम है उनसे बनते हैं, यानी कि दो गोलाकार पृष्ठ होते हैं, उनका पारदर्शी माध्यम आपके लेंस कहलाता है। अब हमने यहाँ पर क्या बना लिया? उत्तल लेंस, जो कि किनारों से पतला और बीच से मोटा होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो एक गोलाकार पृष्ठ था उसका वक्रता केंद्र होगा। ठीक, और ये जो एक गोलाकार पृष्ठ है उसका भी वक्रता केंद्र होगा, है ना, यानी कि इनका मध्य बिंदु होगा। तो इनके जो मध्य बिंदु होते हैं उनको हम व्यक्त करते हैं यहाँ पर किससे? 2f1, और इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2f2। ठीक, और यहाँ पर ये क्या है? ये है O। ठीक, अब देखिए बात करते हैं, ये हो गई क्या? मुख्य अक्ष। जब कोई एक वस्तु, जैसे हम अवतल दर्पण में देखते हैं ना, पहले अनंत पे रखा, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, फिर वक्रता केंद्र पर, फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में ऐसे रखते, सेम यहाँ पे भी हम अनंत से लाते लाते उसको आगे लेकर आएंगे। तो देखो, जब हम वस्तु को कहां रख रहे हैं? 2f1 पर रख रहे हैं, तो 2f1 पर जब वस्तु को रखा जाता है जो प्रतिबिंब होता है वो कहां पर बनेगा? देखो, ये प्रकाश की एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित, तो यहां पर इस तरीके से कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी। ठीक है, ये किससे गुजर गई? यहाँ पर मुख्य फोकस, यानी कि द्वितीय मुख्य फोकस, यहाँ पर ये क्या है? f2 है। अब ऐसे ही ये और भी जो प्रकाश का अपवर्तन है उसके नियम को फॉलो करेगी। तो देखो, अगर हम इसको प्रकाशिक बिंदु O से गुजारते हैं तो ये आपके सीधी चली जाती है बिना विचलित हुए। तो देखो, यहां से क्या हो गई? अपवर्तित। तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? यहां पर बन रहा है, नहीं बन रहा है? कहां बन रहा है? 2f2 पर प्रतिबिंब बन रहा है जब वस्तु 2f1 पर रखी है। कैसा बन रहा है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बन रहा है। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2f2 पर बनेगा। आंसर आएगा अपना ऑप्शन स। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक जलीय परितंत्र में उत्पादकता का सीमा कारक क्या है? प्रकाश, जल, वायु या मृदा? तो देखो, उत्पादकता का मतलब क्या है? उत्पादकता है जो आपके पेड़ पौधे हैं, उत्पादक है, उन्हीं के द्वारा यहाँ पर होती है उत्पादकता। अब जलीय परितंत्र में जो उत्पादकता का सीमा कारक है वो क्या है? यहाँ पर प्रकाश है। आंसर क्या आएगा अपना? ऑप्शन अ, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में ही, प्रकाश की वजह से ही तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो पाती है ना। चलिए, मोटर वाहनों के पार्श्व दर्पण द्वारा एक वस्तु का बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? पार्श्व दर्पण का मतलब क्या है? यहाँ पर जो साइड मिरर लगे रहते हैं उससे प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा वास्तविक साइज में वस्तु से छोटा, सीधा वास्तविक साइज में वस्तु से बड़ा, सीधा आभासी वस्तु से छोटा, सीधा आभासी वस्तु से बड़ा। देखो, मैंने आपको हमेशा बताया है जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो आपके कैसा बनता है? उल्टा, और जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो आपके कैसा बनता है? सीधा बनता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आभासी के साथ उल्टा लिखा हुआ है तो काट दीजिए, लेकिन आभासी के साथ तो दोनों में ही सीधा लिखा है, वास्तविक के साथ सीधा लिखा हुआ है। देखो, तो वास्तविक प्रतिबिंब तो उल्टा बनता है, तो ये तो दोनों ही ऑप्शन चले गए, यानी कि 50% काम हमारा यहाँ पर हो गया है। अब देखो कि प्रतिबिंब बनेगा कैसा, यानी कि बनेगा तो आभासी और सीधा ही, लेकिन वस्तु से बड़ा या छोटा। तो पीछे ट्रक आ रहा है, पूरा उससे बड़ा प्रतिबिंब बनाएंगे तो देखेंगे कहाँ उसको? तो वस्तु से छोटा बनता है। आंसर आएगा अपना ऑप्शन
स। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए चित्र में x का मान क्या है। अब देखो x का मान दिए गए चित्र में निकालना है ना। यहां पर समतल दर्पण में ये दिया हुआ है 15 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री या 60 डिग्री। तो हमें पता है प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या कहता है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, यानी कि आपतन कोण I का मान परावर्तन कोण R के मान के बराबर होता है। तो जितना एंगल I है ये क्या है, आपतन कोण, उतना ही एंगल R होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 30 डिग्री, ऑप्शन ब आंसर आ जाएगा। सोचने वाली बात थी कोई, बिल्कुल भी नहीं थी। आंसर आ जाएगा अपना क्या है यहाँ पर 30 डिग्री। अब अगर लेकिन आपसे मान लीजिए ये वाला एंगल पूछा जाता तो आप कितना लिखते। तो देखो यहां से ये वाला जो एंगल है वो कितना है, टोटल 90 डिग्री है, ठीक है, अभिलंब से। तो अब ये वाला अपना एंगल R कितना आ गया, यहाँ पर 30 डिग्री आ गया। ठीक, तो 90 में से 30 हटा दो, ये वाला जो एंगल होगा वो अपना कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। क्लियर है सभी को, बात आई यहाँ पर समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 9, एलईडी कौन सा प्रकाश उत्सर्जित करता है, केवल हरा, केवल लाल, केवल पीला या ये सभी। तो एलईडी क्या है, यहाँ पर लाइट एमिटिंग डायोड है, यानी कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड है। ठीक, इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। तो लाइट एमिटिंग डायोड का जो कलर जो उत्सर्जित करते हैं वो सारे कलर को उत्सर्जित करेगा। आंसर क्या आएगा अपना ऑप्शन द। अगला क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है। तो देखो दर्पण ले रहे हैं कौन सा, समतल दर्पण। तो देखो यहां पर ये क्या है, समतल दर्पण, एक साइड हो गई पॉलिशिंग, ये वस्तु है और ये यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। सबसे पहला तो आभासी और सीधा देख लो। तो यानी कि आभासी वाले दो ऑप्शन तो ये रहे, वास्तविक वाले हमने हटा दिए। दर्पण के पीछे से मतलब क्या है, देखो अगर मान लो कि ये कोई दर्पण है, ठीक है, ये मान लीजिए मैंने अवतल दर्पण बना दिया, अगर इसका प्रतिबिंब यहाँ पर कहा दर्पण के सामने ही, यानी कि यहीं पर अगर प्रतिबिंब बनेगा तो वो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अगर दर्पण के पीछे बन रहा है यानी कि वो हमें प्रतीत होती नजर आ रही है ना। तो यहाँ पर दर्पण के पीछे आभासी सीधा, और आपके कैसा बनेगा, जितनी वस्तु है उतना ही साइज दिखेगा, यानी कि बिंब के साइज के बराबर। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ब। क्लियर सभी को, आई बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल, वलयाकार, अवतल या बायफोकल। तो देखो अगर हम बात करें हमारी आंख के अंदर जो लेंस होता है वो कौन सा है, यहाँ पर प्राकृतिक उत्तल लेंस मौजूद होता है, जिसमें ये क्या है, यहाँ पर ये पक्षमाभी पेशियां, जिनको हम क्या कहते हैं, सीलियरी मसल्स कहते हैं। इन्हीं की वजह से ही तो जो हमारा उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी परिवर्तित होती है। अब क्या होता है कि बुढ़ापे में क्या होता है, पक्षमाभी पेशियां कमजोर हो गई तो फोकस दूरी में परिवर्तन में बड़ी दिक्कत आ रही है इनके कमजोर होने की वजह से, इसीलिए नहीं दिखता, मतलब आंखें जो है वो धुंधली हो जाती है, कह सकते हैं रोशनी धुंधली हो जाती है आंखों की, है ना, उम्र बढ़ने पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को कम किया जा सकता है, अवतल, अपसारी, उत्तल या इनमें से कोई नहीं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं दीर्घ दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया, है ना। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब है कि आपको दूर की वस्तु तो साफ दिखाई दे रही है लेकिन नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं दे रही। तो यहां पर क्या होता है, जैसे मान लो ये क्या है, अपना दृष्टिपटल है, रेटिना। तो जो प्रतिबिंब बनता है वो आपके कहां पर बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। अब इसको रेटिना पर लाने के लिए हम कैसे लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अभी सारी लेंस का प्रयोग जिससे जो प्रकाश किरणें हैं वो फोकसित हो सके और जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बन सके। तो कैसा लेंस, उत्तल लेंस। अपसारी का मतलब क्या होता है, अपसारी का मतलब है डाइवर्जेंस। तो अगर ये फोकस नहीं होगा, किरणें तो उधर उधर चली जाएगी, तो कैसे दृष्टिपटल पर अपना प्रतिबिंब बनेगा, है ना। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन स।
अगला क्वेश्चन देखिए, जब सफेद प्रकाश प्रिज्म में से पारित होता है तो वह कितने रंगों में विभाजित होता है? 5, 6, 7 या 8? इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं बताइए फटाफट से? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जिसमें क्या हुआ, प्रकाश की कोई पुंज है सफेद कलर की, कितने कलर्स में हो गई विभक्त? यहाँ पर 7 कलर में हो गई विभक्त। कौन से कलर? 7 विबग्योर। ठीक, तो जो आपको इंद्रधनुष दिखाई देता है जब हल्की हल्की बारिश भी आ रही है, सूरज भी उग रहा है, तो जो ड्रॉपलेट्स होती है वो आपके प्रिज्म का काम करती है ना। यहाँ पर बूंदे होती है पानी की, और जो सूर्य के प्रकाश की किरणें है वो सफेद किरण का काम करेगी, तो वहां पर ये क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, जिसकी वजह से हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो यहाँ पर कितने रंगों में विभक्त? 7। आंसर आएगा ऑप्शन स। ठीक, चलिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? परावर्तन का नियम लगाना है, बताइए। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से कम है या उससे ज्यादा है, या इनमें से कोई नहीं। हमें तो पता है प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या कहता है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। लेकिन अपवर्तन की बात करते हैं तो उसमें तो देखो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, अपने पथ से विचलित हो रही है, तो किसी की बराबरी थोड़ी करेगी, यानी कि अपवर्तन में एंगल I इज नॉट इक्वल टू एंगल R। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या आएगा, ऑप्शन अ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 15। एक दंत चिकित्सक के द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? देखो यहाँ पर जो डेंटिस्ट होता है उसके द्वारा दांत की जांच करनी है, कौन सा दर्पण लेगा? अवतल, उत्तल, समतल या बेलनाकार? तो दांतों की जांच के लिए शेविंग दर्पण में, सोलर पैनल्स में, जो कारों की हेडलाइट है उनमें, सब में आपके प्रयोग में लिया जाता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एटीएम मशीन में जो खतरनाक मोड़ होते हैं उनमें, साइड मिरर में आपके काम में लिया जाता है उत्तल दर्पण। याद रहेगी बात यहाँ पर। चलिए, निम्न में से प्रकाश की कौन सी विशेषता पेरिस्कोप को बनाने में काम में ली जाती है? अपवर्तन, परावर्तन, विक्षेपण या ध्रुवण? तो देखो पेरिस्कोप को बनाने के लिए यहाँ पर कौन सा नियम लगता है? उसका परावर्तन का नियम लगता है, इनकी ये विशेषता काम में ली जाती है। ठीक, चलिए दर्पण के लिए बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f के बीच में संबंध बताना है। जब भी दर्पण की बात आए तो प्लस लगाना है, यानी कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक, लेकिन अगर लेंस की बात आ जाए ना वही तो माइनस लगा देना, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो दर्पण है अपना, यहाँ पर आंसर क्या आएगा? देखो यहाँ तो माइनस है, ये नहीं आएगा, इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, ये हट गया। यहाँ पर देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ देखो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू, आ जाएगा आंसर क्या? ऑप्शन द। ठीक, चलिए मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। मुझे एक बात बताओ, क्या चश्मों में हम दर्पण काम में ले सकते हैं क्या? दर्पण के तो एक साइड पॉलिशिंग होती है, देखेंगे कैसे? हाँ, तो हमें तो यहाँ पे पारदर्शी माध्यम चाहिए, यानी कि लेंस ही लगाना है, तभी तो हम दृष्टि दोष का निवारण कर सकते हैं। तो दर्पण वाले ऑप्शन तो हटा दो, 50% काम हो गया। अब देखो मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, पास की वस्तुएं साफ दिखेंगी, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पर निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है। अब उसको रेटिना पर लाने के लिए क्या किया जाता है? अवतल लेंस के चश्मे बनाए जाते हैं। आंसर आएगा अपना ऑप्शन अ। एक होता है जरा दृष्टि दोष, तो उसमें यहाँ पर बायफोकल लेंस के चश्मे बनाए जाते हैं। याद रहेगी बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है किसके सुधार हेतु? मोतियाबिंद, दीर्घ दृष्टि, निकट दृष्टि या दूर दृष्टि? तो देखो मोतियाबिंद में क्या होता है, जो आपका लेंस होता है ना वो दूधिया हो जाता है, यानी कि व्हाइट कलर का हो जाता है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाता है ना। तो यहाँ पर ये तो नहीं है। दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है? दीर्घ और दूर एक ही बात है। तो देखो इसमें क्या होगा, दूर की वस्तु साफ दिखेगी, नजदीक की साफ नहीं दिखती।
तो यहाँ पर तो उत्तल लेंस के चश्मे बनाए जाते हैं, इसमें कौन से उत्तल लेंस के चश्मे बनाएंगे, तो ये भी गया। आंसर क्या आएगा, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, जिसमें अवतल लेंस के चश्मे बनाए जाते हैं। ठीक, चलिए। रमन प्रभाव किससे संबंधित है, ऊष्मा, बिजली, प्रकाश या चुंबकत्व से। तो देखो, जो यहाँ पर रमन प्रभाव है वो संबंधित है किससे, प्रकाश से। आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है, घनत्व, समय, वर्ष या दूरी। तो देखो, प्रकाश वर्ष क्या है, यहाँ पे नाम सुन के ऐसा लग रहा होगा कि कुछ है, ये तो ईयर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक ये यूनिट है, इकाई है किसकी, दूरी की। तो लाइट ईयर जो है आपके यहाँ पर, वो ग्रहों की दूरी की इकाई है। तो आंसर आएगा ऑप्शन द। जो आपको ये रात को सो जाते हो ना छत पे और ऊपर देखते हो तो आसमान में तारे टिमटिम करते नजर आ रहे हैं, तो वो जो रोशनी हम तक आ रही है वो बहुत पहले की है, जो अब हम तक पहुंच पा रही है। तो यहाँ पर इस दूरी को किस में मापा जाता है, लाइट ईयर में मापा जाता है। यानी कि एक तरीके से जब हम इन तारों को देख रहे हैं, यानी कि हम अपने भूतकाल में झांक रहे होते हैं। ठीक है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन द। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण काम में लिए जाते हैं, टॉर्च में, वाहन की हेडलाइट में, वाहन के पीछे की लाइट में, वाहनों के पीछे के दृश्य दर्पणों के रूप में। तो देखो, उत्तल दर्पण, टॉर्च में तो हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण को काम में लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, अभिसारी दर्पण है। हेडलाइट में भी हम अवतल दर्पण को काम में लेते हैं, पीछे की लाइट में भी, जो आगे लग रही है वैसी पीछे लाइट, वो भी आपके अवतल दर्पण। लेकिन पीछे के दृश्य दर्पणों के रूप में, पीछे का नजारा देखना है आगे, तो उत्तल दर्पण लगाएंगे नहीं लगाएंगे साइड में। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन द। ठीक, चलिए। इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम क्या है, नीला, हरा, बैंगनी, बैंगनी, हरा, नीला, नीला, पीला, हरा, नीला, हरा, पीला। कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल से आपको क्या करना है, आपको कलर नेम लिख लेने हैं विद योर। ठीक है, अब आपको देखना है सीक्वेंस कौन सा सही है। देखो, नीले के बाद क्या हरा आ रहा है, नीला ये रहा, हरा ये रहा, लेकिन क्या वाई से बैंगनी बनता है क्या, नहीं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो यहां पर पहले वाला तो नहीं है। दूसरा देखो, बैंगनी, हरा, नीला, तो बैंगनी कहाँ है, ये रहा वॉयलेट, फिर उसके बाद हरा ये रहा, लेकिन नीला तो ये रहा, यानी कि ये भी क्रम सही नहीं है। आगे देखो, नीला, नीला, पीला, हरा, तो देखो नीला ये रहा, फिर उसके बाद पीला ये रहा और हरा ये रहा, ये भी क्रम सही नहीं है। आगे देखो, नीला ये रहा, हरा ये रहा और पीला ये रहा, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन द, यही सही क्रम है। सिर्फ इसको लिख लो, ये आपको पता है तो आंसर लगा सकते हो। क्लियर, चलिए। परावर्तन का नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये हमें पता है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। प्रकाश की एक किरण के परावर्तन के लिए क्या सही है, केवल समतल सतह के लिए, केवल अवतल सतह के लिए, या केवल उत्तल सतह के लिए, या ये सभी के लिए। तो देखो, अपवर्तन के अंदर हम पढ़ते हैं लेंस को, परावर्तन के अंदर हम पढ़ते हैं दर्पण को, जिसमें समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के अंदर हम लेते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, तो देखो, ये क्या है, जिसकी परावर्तक पृष्ठ क्या है, समतल, तो ये समतल दर्पण हो गया। ठीक, इसके लिए हम परावर्तन का नियम देखते हैं। आगे देखो, अवतल दर्पण में क्या होता है, जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर धसा हुआ होता है, अ से अवतल, अ से अंदर धसा हुआ, ये इधर पॉलिशिंग होती है, तो इससे भी हम परावर्तन के नियम देखते हैं। ठीक है, उत्तल में क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है और इस सतह पे क्या है, पॉलिशिंग है, तो यहां पर भी हम परावर्तन के नियम देखते हैं। ठीक है, तो तीनों के लिए अप्लाई होता है, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन द। क्लियर, चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 25। अगर आप एक समतल दर्पण के सामने अपने बाएं कान को दाएं कान से छुओगे तो दर्पण में ऐसा दिखेगा कि जैसे आपके, देखो कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। समतल दर्पण में हम पार्श्व परावर्तन देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है, अब देखो, आप जब मिरर में देखते हो तो जब आप अपना उल्टा हाथ उठाते हो तो आपको लगता है उधर सीधा हाथ नजर आता है, आप सीधा उठाते हो तो उधर उल्टा नजर आता है, आता ही नहीं आता है यहाँ पर। तो ऐसे ही इसमें होगा, आपसे कहा है बायां कान,
तो बायां क्या होता है, ये रहा। लेकिन आपको क्या दिखेगा उसमें, दायां दिखेगा, तो दायां कान दिखेगा। सबसे पहले तो हमने दाएं कान वाले ऑप्शन ले लिए, तो ये दोनों ऑप्शन हटा दिए। ऐसे क्वेश्चंस को, कंफ्यूजन वाले को हमेशा ऑप्शन एलिमिनेट करके करो, ठीक है। अब देखो, दाएं हाथ से छुआ है, ये बायां कान है, ये दायां हाथ है, इससे छुआ है, तो उसमें कैसा लगेगा कि दायां कान है और उसको बाएं हाथ से छुआ है ना। तो कौन सा हाथ, बायां। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन द। इसको हम क्या कहते हैं, पार्श्व परावर्तन कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है। प्रकीर्णन, विवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या अपवर्तन। तो देखो, ये पृथ्वी है जिसपे हम खड़े हैं, ठीक। ये पृथ्वी जिसपे हम क्या है, खड़े हैं। अब ये सूरज है, ठीक। इसकी ना हमें आभासी स्थिति नजर आती है यहां से, क्योंकि देखो यहां पर माध्यम परिवर्तित होता ही नहीं होता है। तो माध्यम परिवर्तित होने की वजह से क्या होता है, हमें सूर्य की आभासी स्थिति नजर आती है। किसकी वजह से, अपवर्तन की वजह से, क्योंकि माध्यम चेंज हो रहा है और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश यानी कि अपवर्तन। तो आभासी स्थिति की वजह से ही हमें सूर्यास्त के 2 मिनट बाद भी और सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य की आभासी स्थिति नजर आती है, जिसको हम कहते हैं अपवर्तन। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन द आंसर आएगा। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ही आपको हीरा जो है वो चमकता नजर आता है, ठीक। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 27। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है कांच में, निर्वात में, वायु में या पानी में। तो देखो, वेग जो है वो आपके अधिकतम किस में होगा, जिसमें मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, अणु नहीं होंगे, उसको हम कहते हैं निर्वात। तो वहीं पर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वो किसी से टकराएगा नहीं ना और अपनी गति को धीरे नहीं करेगा, इसीलिए निर्वात में सबसे ज्यादा होगा इसका वेग। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ब। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 28। एक बच्ची जादुई दर्पण के सामने खड़ी है। हम सब मेले में गए होंगे, कभी ना कभी आपने ऐसा देखा होगा। अपने प्रतिबिंब में अपना सिर बड़ा देखती है, शरीर का मध्य भाग समान आकार का देखती है, पैर छोटे देखती है। ऊपरी सिर से जादुई दर्पण में संयोजन का क्रम क्या होगा, क्या हो सकता है ऐसी स्थिति नजर आने में। समतल उत्तल अवतल, उत्तल अवतल समतल, उत्तल समतल अवतल, अवतल समतल उत्तल। सबसे पहले तो जो ऊपर से पूछता जा रहा है उसको बात करते चलो। देखो, सिर क्या देख रही है, बड़ा देख रही है, तो प्रतिबिंब देखो समतल दर्पण में तो क्या होता है, समान आकार का दिखता है ना प्रतिबिंब। तो समतल वाले ऑप्शन को तो हटा दो, ठीक। अब आगे देखो, जो बड़ा है सर, क्या वो आपके उत्तल दर्पण में दिख पाता है क्या, नहीं। देखो, सिर बड़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो आपका अवतल दर्पण है उसमें प्रतिबिंब वस्तु से छोटा भी बनता है, वो बड़ा भी बनता है, उसके बराबर भी बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में तो जो प्रतिबिंब है वो छोटा ही बनेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जो ऊपर वाला जो मिरर है वो आपके कौन सा हो सकता है, अवतल हो सकता है। ये सब पॉसिबिलिटी देख रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो सिर बड़ा दिख रहा है यानी कि अवतल दर्पण हो सकता है, तो हमारे पास सीधा आंसर निकल के आ गया, वैसे एक ही चीज से। फिर भी देखते हैं, देखो, शरीर का मध्य भाग समान आकार का, तो आपके जो समतल दर्पण होता है उसमें ही वस्तु के बराबर प्रतिबिंब दिखता है, तो दूसरे नंबर पे समतल आना चाहिए, ठीक है। और पैर छोटे देखती है तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में ही बनता है। आंसर क्या आ जाएगा अपना, ऑप्शन द। थोड़ा सा दिमाग लगाना था, आंसर अपने सामने रखा था बिल्कुल, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक दर्पण में किसी वस्तु X का प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है, दर्पण की प्रकृति कैसी है, समतल, अवतल, उत्तल या परवलयिक। देखो, दर्पण है, प्रतिबिंब जो है वो उल्टा और वस्तु से बड़ा बन रहा है, तो देखो समतल दर्पण में तो क्या होगा, समान साइज का बनता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, यहाँ पर वस्तु से छोटा बनता है। और जो अवतल दर्पण होता है उसमें हमारा जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है ना। यहाँ पर जब हम उसको वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच में रखते हैं तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है, आपके वक्रता केंद्र से परे। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, अवतल दर्पण आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन है किसी वस्तु को अवतल दर्पण के समक्ष उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखो यहां पर अपने पास क्या है, ये अवतल दर्पण, अंदर धसा हुआ परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, उसके एक साइड कर दी हमने यहां पर पॉलिशिंग। ये क्या है, मुख्य अक्ष, ये आपके क्या है, ध्रुव P, ये वक्रता केंद्र C, ये फोकस F। ठीक, वस्तु को कहां पर रखा है, वक्रता केंद्र C पर रखा है, तो यहां वस्तु को रख दिया। ठीक है, वक्रता केंद्र C पर वस्तु को रखते हैं। तो देखो एक प्रकाश की किरण आपतित हुई, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, तो कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। ठीक है, दूसरी अगर जो वस्तु, जो आपके प्रकाश की किरण है, उसको अगर हम फोकस से गुजार देंगे तो फोकस से गुजरने वाली जो प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होती है, तो ये इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, यहीं पर बन रहा है, कहां, वक्रता केंद्र C पर ही, वस्तु के बराबर वास्तविक और उल्टा। तो देखो वास्तविक और उल्टा बन रहा है, दो ऑप्शन अपने पास वास्तविक उल्टे के हैं, ये हटा दो। ठीक, और कैसा बन रहा है, वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर ही बराबर बनेगा, यानी कि वस्तु के साइज के बराबर आंसर आएगा अपना ऑप्शन स। ठीक, आगे आपको यहाँ पर बात समझ में। तो इस तरीके से आज की इस क्लास में हमने पूरा प्रकाश का परावर्तन, उसके नियम, अपवर्तन का कॉन्सेप्ट भी, प्रकीर्णन भी, लाइट के बारे में भी हमने यहाँ पर पढ़ा है। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिए, परावर्तन के क्वेश्चन आपके कहीं गलत नहीं होने। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ लीजिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। जो भी आपकी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, आपके कोई भी डाउट है, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए, हम मिलेंगे क्लासेस के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।